जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के कुछ पॉइंट देखेंगे हम जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और करंट में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है कि जीएसटी काउंसिल क्या है? जीएसटी काउंसिल की रिसेंट मीटिंग हुई थी। किस तरह से जीएसटी काउंसिल ने किस टैक्स स्लैब में किस प्रोडक्ट को हटा दिया गया? तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीएसटी को डिस्कस करें इससे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखो पहली चीज़ जीएसटी काउंसिल की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब है इसमें गुड्स आ गए जैसे प्रोडक्ट आ गए आपके, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आ गए, लैपटॉप आ गया, बुक्स आ गई, ठीक है? इसी तरह सर्विसेज ट्रांसपोर्ट आ गई, बसेज़ आ गई। डॉक्टर जो सर्विस देता है वो सर्विसेज आ गई, तो सारी सर्विसेज आ गई। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल में आती है, तो इसमें 279 ए आर्टिकल बहुत अच्छे से याद रखना। तो पहले हम बेसिक्स डिस्कस करें तो पहले ये जान लेते हैं चैलेंजेस क्या थे जीएसटी लाने से पहले और उसके बाद क्या-क्या चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म अभी भी मौजूद है, ठीक है? तो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ चैलेंजेस क्यों जीएसटी को लाया गया? देखो हर स्टेट का अपना टैक्स हुआ करता था, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होता था किसी भी प्रोडक्ट में मान लो ये फ्लोर है, फ्लोर नहीं कह सकते गेहूँ कह लो, गेहूँ के बाद आटा बना, आटे के बाद रोटी बनी। तो इस तरह की चीज़ें क्या होता था वैल्यू एडिशन हुआ, प्लास्टिक है, अपनो सॉरी रबड़ है, रबड़ से उसका बंडल बना, बंडल से टायर बना। तो इस तरह से क्या होता था वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। हर कहीं आप जितनी वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं इसमें, टैक्स लगता जा रहा है। ठीक है, पहली ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम स्टेट टू स्टेट प्रोडक्ट जा रहा है, भाई एक स्टेट से जा रहा है, तो जहाँ से ओरिजिन हो रहा है वहीं टैक्स लग जाता था। भाई आप हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ओरिजिन हो रहा है आपका प्रोडक्ट, तो आप पर यहीं पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स नहीं था। अब क्या है जीएसटी अगर आप देखेंगे, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसमें क्या है, आपको जहाँ प्रोडक्ट का ओरिजिन होना है, वहाँ नहीं देना है, जहाँ प्रोडक्ट जा रहा है, वहाँ पर देना है। तो ये पहली इम्पोर्टेंट चीज़ अगर जीएसटी से रिलेटेड देखेंगे, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टेक्स्ट है। तो ये चैलेंजेस थे और अदर चैलेंजेस डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी थे। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो ऑक्ट्राई टैक्स लग रहा है। ये ऑक्ट्राई टैक्स जो है सब्स्यूम हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे टैक्सेस जो लगते थे वो जीएसटी में सब्स्यूम हो गए और एक वन नेशन वन टैक्स, वन मार्केट का कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आया। अभी आप देखेंगे ये जो है पॉसिबल नहीं हो पाया। अब चैलेंजेस या क्रिटिसिज़्म में अगर आप देखोगे, तो ये वर्ड जो है यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। कोई एक टैक्स नहीं है, यहाँ पर टैक्स 11, 0, 5, 12, 18, 28 तो इस तरह से ये टैक्स स्लैब है। जैसे सिनगुड इसमें आते हैं, सिनगुड कैसे टैबैको इसमें आता है। तो ये टैक्स हैं, कुछ आउट ऑफ हैं इसके जैसे पेट्रोलियम अल्कोहल जो जीएसटी के अंदर ही नहीं आते हैं, तो ये भी क्रिटिसिज्म हो गया। कॉम्प्लायंसेस बर्डन बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा बर्डन है कि क्या-क्या छोटा-सा स्मॉल ट्रेडर है भाई जीएसटी नंबर लिया तुमने, जीएसटी नंबर नहीं लिया तो आप पे जुर्माना पड़ेगा। पुलिस भी हड़काती है, जीएसटी और टैक्स रेवेन्यू ऑफिसर भी हड़काते हैं, ठीक है? आईटी ग्लिचेस बहुत रहते हैं इसमें। अगर आप देखोगे कोई काम करने जा रहे हो, सोच रहे हो जल्दी से जीएसटी भर देते हैं फिर अपना काम करेंगे, तो भाई अब एक सेपरेट एम्प्लॉयी हायर करो जीएसटी के लिए, ये है। रेवेन्यू लॉस बहुत ज़्यादा होता है, कुछ स्टेट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है? उसका रीज़न यही है कि जीएसटी के आने से आप देखेंगे कि स्टेट का रेवेन्यू घट गया, गुड्स पे टैक्स लगता है, सेंटर कलेक्ट करती है कुछ में आईजीएसटी इंटर स्टेट टैक्स होता है, कुछ में स्टेट टैक्स होता है। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको कोई भी अपडेट छूटे ना क्योंकि हम सारा स्टैटिक पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं ए टू ज़ेड। पूरा सेक्शन तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि वो फ्री में ये फ्री में इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाएँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हमारे पास इतनी फाइनेंशियल एड नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है, तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो पहले हम देख लेते हैं जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनिशन। तो क्या है? पहला जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है? और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले देख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके फादर हैं और उनकी इनकम 8 लाख या 12 लाख से ऊपर है, तो क्या होगा? आपके फादर की इनकम पे टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स काट लेगी। ये क्या हो गया? आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया। इसमें कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पार्ले जी आपने खरीदा, अब पार्ले जी की आप पैकेजिंग पे देखेंगे तो कुछ टैक्स लिखा हुआ होता है, वो क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। मतलब जिसने प्रोडक्शन किया उसने टैक्स नहीं दिया, आप जब खरीद रहे हैं, जो पब्लिक खरीद रही है वो टैक्स दे रही है खाने के साथ-साथ। तो इस तरह के टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आ गया, कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, इस तरह के टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स पार्ले जी बिस्किट हो गया, आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग टायर हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें जो हो गया, वो सब आईजीएसटी सॉरी वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड को कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए यहाँ टायर प्रोड्यूस हुआ केरल में, केरल में रबड़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, टॉप क्वालिटी के टायर प्रोड्यूस होते हैं। अब ये दिल्ली में आया, तो यहाँ केरल में इस पे टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ दिल्ली में जब आ गया ये डेस्टिनेशन एक्वायर कर लिया तो दिल्ली के अंदर आकर आईजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट जीएसटी लगेगा, ठीक है? तो इस तरह से ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और एवरी स्टेट के प्रोडक्ट पे लगता है और कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करता है। सिंगल टैक्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, ठीक है? देख रहे हो सिंगल टैक्स किस तरह की बातें की जा रही हैं और रियल लाइफ में क्या है आपको मैंने पहले ही बता दिया, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब क्यों लाया गया? जो कॉम्प्लेक्सिटी थी इनडायरेक्ट टैक्स की उस सिस्टम को खत्म करने के लिए लाया गया। जैसे फैक्ट्री से रिलेटेड, सर्विस में सेल्स टैक्स से रिलेटेड, वैट से रिलेटेड, मैंने ये सब आपको बता दिया इनिशियली कि इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस, एक्साइज़ ड्यूटी न और सेल्स से रिलेटेड वैल्यू एडेड टैक्स, ये सब टैक्सेस को ख़त्म करने के लिए एक सिंगल टैक्स लाया गया जीएसटी, ठीक है? आगे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन देख लो, क्या है? इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों लाना पड़ा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखो टैक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सर्विस टैक्स जो आता था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता था और जबकि अदर गुड्स पे जो टैक्स लगता था, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता था। मतलब 7th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट को डिवाइड करता है। स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है? सेंटर सब्जेक्ट और कॉन्करेंट सब्जेक्ट। तो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर गुड्स से रिलेटेड टैक्स आता था। मगर अब क्या है ये फेडरल प्रोविज़न को चेंज कर रहा है भाई, स्टेट एक फेडरल सिस्टम है। अब आप फेडरल प्रोविज़न को चेंज कर रहे हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा और 50% प्लस स्टेट्स की राय नहीं सॉरी कॉन्करेंस चाहिए होगी सिंपल मेजॉरिटी से कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे अगर हिस्टोरिकली देखेंगे जीएसटी को बहुत सालों से इंट्रोड्यूस किए जाने की कोशिश चल रही है। मगर 2016 में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और उसके थ्रू आर्टिकल 246 ए, आर्टिकल 269 ए, आर्टिकल 279 ए इंट्रोड्यूस किया गया। 246 क्या कहता है? देखो बोथ सेंटर और स्टेट लेजिस्लेट कर सकते हैं जीएसटी से रिलेटेड पावर को, ठीक है? मतलब दोनों स्टेट और सेंटर के पास पावर है कि वो जीएसटी से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं, किस तरह का जीएसटी होगा, किस तरह से स्टेट टैक्स को इम्प्लीमेंट कर सकता है। देखो यहाँ पर अभी एक कन्फ्यूज़न आपको रह सकता है, सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली एक केस गया था। उस सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या हुआ कि सेंटर ने कहा जीएसटी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टेट लॉ नहीं बना सकता और उसमें टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, नहीं हमारा इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है, टैक्स जो है वो 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो स्टेट के पास पावर है वो किस तरह से टैक्स को कलेक्ट करेगी और कितना कलेक्ट करेगी, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें जो है यूपीएससी बहुत पूछती है, यूपीएससी ऐसी चीज़ों से प्यार करती है, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो मैंने आपको ये कन्फ्यूज़न खत्म कर दिया कि स्टेट के पास आर्टिकल 256 में पावर है कि वो टैक्स कितना रख सकती है और किस चीज़ पर टैक्स रख सकती है और किस चीज़ पर टैक्स मना कर सकती है, ठीक है? आर्टिकल 269 आईजीएसटी से रिलेटेड है मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स जो होता है इंटर स्टेट। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई प्रोडक्ट जा रहा है, तो उस पे टैक्स कितना लगेगा, ये सब जो है सेंटर कलेक्ट करती है और स्टेट्स के बीच में बाँट देती है और खुद कितना रखती है, ठीक है? और आर्टिकल 279 ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड बात करता है।
ये बता दिया मैंने कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ी। एग्ज़ाम्पल क्या जीएसटी और दे ये बताया यहाँ पर स्टेट क्या है केवल गुड्स पे टैक्स लगा सकते थे और सेंटर जो है सर्विसेज़ पे टैक्स लगा सकती थी। उसके बाद ये पावर क्या है मर्ज कर दी गई। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे क्या है ड्यूअल जीएसटी मॉडल है। ड्यूअल जीएसटी क्या होता है? मतलब एक सेंटर का जीएसटी है, एक स्टेट का जीएसटी और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी है। अब सेंट्रल जीएसटी में क्या आते हैं, कुछ प्रोडक्ट आते हैं जिसमें यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और कुछ पैसा खुद रखती है, कुछ स्टेट को देती है। एसजीएसटी में क्या आता है, वो प्रोडक्ट आते हैं जिस पे स्टेट जो है टैक्स लगा सकती है। और आईजीएसटी में क्या है, सेंटर कलेक्ट करती है, कुछ प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं और उनको जो है टैक्स लगता है। एग्जाम्पल देख लो, एक शॉपकीपर ने दिल्ली में कुछ सेल किया गुड्स, टू कस्टमर दिल्ली के दिल्ली में ही सेल कर दिया, तो उसके ऊपर सेंटर का जीएसटी लगेगा और स्टेट का जीएसटी लगेगा, मतलब 2 जीएसटी लगेंगे। आपने अगर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया होगा, तो आपको पता होगा अगर जब जीएसटी का इनवॉइस बनाया जाता है तो 2 टैक्स लगते हैं उसमें। 18% मैंने देखा है 18% मतलब 36% तो भाई टैक्स ही लग जाता है। टैक्स ने भी हालत खराब कर रखी है इंडिया की। और आईजीएसटी क्या है? दिल्ली का प्रोडक्ट मुंबई में सेल हो रहा है, उस केस में आईजीएसटी लगता है। ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई। अब जीएसटी काउंसिल देख लेते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता ही होना चाहिए। इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न भी बना रहता है। देखो हमारा इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है और इसमें फेडरल इंस्टीट्यूशन है। तो ये इसमें क्या होता है, जीएसटी काउंसिल को हेड करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इस टाइम हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है? और स्टेट के सीएम जो है फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं यहाँ पर एज़ अ मेंबर। आप कोई भी डिसीजन मतलब स्लैब में चेंजेस करना, ये एग्जांपल में यहाँ बताया गया कि कैसे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स में मेजॉरिटी के आधार पर सैनिटरी नैपकिन को जीरो टैक्स के अंदर डाल दिया गया। ठीक है? अब डिसीजन 75 मेजॉरिटी चाहिए, मतलब सेंटर के पास केवल 1/3 है। मतलब अगर 75 को 100 मान लो तुम, तो 30% 33% सेंटर के पास है और 66% जो है स्टेट के पास है। तो 75% मेजॉरिटी चाहिए, मतलब स्टेट के पास 2/3 पावर है भाई, देख रहे हो? स्टेट को बहुत अच्छी पावर दी गई। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंश्योर करने के लिए इस तरह की पावर दी गई है, ठीक है? मतलब आपको कोई भी प्रोडक्ट को जीएसटी स्लैब में चेंज करना है, उससे रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व करना है, तो आपको 75% मेजॉरिटी चाहिए, उस बेस पर डिसीजन होगा, ठीक है? जिसमें पावर 1/3 किसके पास है? सेंटर के पास, ये आप याद रखना। 1/3 जो है सेंटर के पास है और 2/3 आपको जो है स्टेट के पास देखने को मिलेगी, ठीक है? आगे क्या बताया गया है? रेट्स स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर कैसे? जीएसटी में कितने स्लैब है? मैंने आपको बताया कि वो कॉन्सेप्ट फेल हो गया कि एक वन नेशन वन टैक्स का। इसमें देख रहे हो 5 स्लैब है। 0 जो एसेंशियल प्रोडक्ट, नैपकिन बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, तो ये 0 टैक्स लगता है। 5, 12 18, 28। 28 में जो आता है लग्ज़री गुड्स आते हैं, जैसे सोना आ गया, डायमंड्स आ गए और सिन गुड्स आते हैं, जैसे आपका गुटखा आ गया, टोबैको आ गए। और अगर आप देखोगे अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर रखा गया है। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू है, हम डिस्कस करेंगे, उसमें ज़रूर कन्फ्यूज़न होगा, आपको लगता होगा ईज़िली हम सॉल्व कर देंगे। अब एग्ज़ाम्पल क्या बताया गया है, देखो एसेंशियल गुड्स, फूड ग्रेन है 0 है परसेंट है, मेडिसिन 5%, मोबाइल 12% और एसी कार 28% टैक्स लगता है और प्लस सेस भी लगता है। सेस आप जानते हैं, सेस और सरचार्ज में क्या डिफ़रेंस होता है, आपको बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं पता है तो केवल एक क्वेश्चन मार्क कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मैं आपसे सेस और सरचार्ज में डिफरेंस बता दूँगा। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? देखो क्या होता है, इसमें एग्ज़ाम्पल की सहायता से आप समझ लो। कोई कार मैन्युफैक्चरिंग है, उसने कोई स्टील खरीदी। अब स्टील खरीदने पर क्या हुआ, उसने कुछ टैक्स दिया होगा। अब वो टैक्स क्या होगा, जब पूरी कार बिकेगी तब भी टैक्स लगेगा। तो क्या है, जो स्टील के ऊपर टैक्स दिया होगा उसने, वो रिटर्न हो जाएगा। यही इनपुट टैक्स क्रेडिट है। मतलब किस तरह से जो टैक्स बीच में आपने दिया है, वो आपके बेनिफिट रिटर्न आपके अकाउंट में आ जाए, वो किस तरह से होगा, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट से होगा, ठीक है? ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी, आपको समझना चाहिए थी। नेक्स्ट क्या है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जीएसटी से रिलेटेड। आप ये देख लीजिए, इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। पहला क्या, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव पावर टू मेक लॉज़ ऑन जीएसटी अंडर आर्टिकल 246। मैंने आपको अभी बताया था। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको रट लेना आप प्लीज़। जितना ज़्यादा रटेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उससे चीज़ें आपको याद रहेंगी। पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आर परमानेंटली एक्सक्लूडेड। भाई परमानेंटली नहीं है, अभी एक्सक्लूड किया गया। ये परमानेंटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी एंड कैन नॉट ब्रॉट अंडर विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिल्कुल गलत है।
परमानेंटली एक्सक्लूड नहीं किया गया, अगर कंसेंसस स्टेट और सेंटर के बीच में बैठ जाता है, तो इसको दोबारा से लाया जाएगा, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल आर एडवाइजरी इन नेचर एंड नॉट लीगली बाइंडिंग ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, बताना है आपको, ठीक है? किस तरह से ये बताओ, ठीक है या गलत है? बिल्कुल सही है ये, ठीक है? आप जीएसटी काउंसिल है, वो एडवाइजरी इन नेचर है, नॉट लीगली बाइंडिंग, ठीक है? देखो ये, दूसरा गलत, तीसरा सही है। नॉट लीगली बाइंडिंग, तीसरा सही है। तो ये आपका करेक्ट हो गया। तो ये हमने जीएसटी से रिलेटेड ए टू जेड डिस्कस किया। आपको कभी भी न्यूज़पेपर में अगर जीएसटी से रिलेटेड कोई आर्टिकल आए तो जीएसटी तुरंत आप रिवीजन कर लें। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।